हम मास डिफेक्ट का मतलब ये है, देखिए दो तरीके के मासेस होते हैं। एक मास जो जो नॉर्मली जो हम मास की जिसकी बात करते हैं ना, वो रेस्ट मास होता है कि कोई भी बॉडी जो रेस्ट में है उसका मास कितना है, तो वो रेस्ट मास होता है। तो रेस्ट मास न्यूक्लियस का निकाला जाए, न्यूक्लियस का रेस्ट मास, और फिर जो न्यूक्लियॉन्स का रेस्ट मास है, न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन का रेस्ट मास और प्रोटॉन्स का रेस्ट मास, तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के रेस्ट मास को ऐड कर दो, यानी कि न्यूक्लियॉन्स का टोटल रेस्ट मास, और न्यूक्लियस में से उसको जो न्यूक्लियॉन्स का रेस्ट मास है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो जो डिफरेंस आएगा ना, उस डिफरेंस को ही हम बोल देते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है। अच्छा, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन, यानी कि मास डिफेक्ट अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन अगर कर लिया जाए तो उसको हम पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। तो देखिएगा, द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस इज इट्स मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन। तो मास डिफेक्ट अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, एटॉमिक मास। ठीक है। तो देखिएगा, इसमें इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है कि पी एफ ऑफ अ न्यूक्लियस, पी एफ यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस, पैकिंग फ्रैक्शन तो पी एफ ऑफ अ न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास डिफेक्ट अपॉन मास नंबर। मास डिफेक्ट अपॉन मास नंबर, तो मास डिफेक्ट होगा डेल्टा एम अपॉन मास नंबर होगा ए, डेल्टा एम अपॉन ए पैकिंग फ्रैक्शन। इसके बाद पेज नंबर 8 पर आ जाइए। पेज नंबर 8 पर है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, देखिएगा, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस में बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट protons and neutrons and to separate them to such a large distance that they may not interact with each other. The binding energy of a nucleus, the binding energy of a nucleus क्या होता है, it may be defined as the energy required to break up a nucleus into its constituent protons and neutrons. तो अगर उनके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, मतलब न्यूक्लियस को ब्रेक करने में जो एनर्जी चाहिए होती है उसको न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हम बोलते हैं, और उनको इतना दूर कर दें, जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको इतना दूर कर दें, इतना सेपरेट कर दें कि फिर वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट ना कर पाएँ। ठीक है। जो प्रोटॉन्स हैं, जो न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जो एक ही ना अट्रैक्ट भी करते हैं, वही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को हम बोल देते हैं न्यूक्लियर फोर्स। कल ये देखा था हमने, उसी को न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, और उसी न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर बंधे हुए रहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या है। न्यूक्लियर एनर्जी देखिएगा, न्यूक्लियर एनर्जी, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। अब आप समझ जाइए कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या हो गया। एक न्यूक्लियस को तोड़ने में जो एनर्जी चाहिए उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है। तो न्यूक्लियस को तोड़ने में जो एनर्जी चाहिए उसको न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोल देते हैं, सॉरी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोल देते हैं। तो न्यूक्लियस को तोड़ने का मतलब क्या है कि हम न्यूक्लियर फिजन की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम एटम बॉम्ब का जो एक्सप्लोजन है हम उसके कंसेप्ट को समझने जा रहे हैं। ठीक है। तो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी बोल देते हैं। वही एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो पूरे के पूरे शहर को लावा की तरह पिघला देती है और ख़त्म कर देती है, इतनी एनर्जी होती है उसके अंदर। The nuclear reactions which can be exploited to produce energy are of two broad types। तो दो तरीके की होती हैं न्यूक्लियर एनर्जीज, एक न्यूक्लियर फिजन और एक न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फिजन देखते हैं पहले कि न्यूक्लियर फिजन क्या है। The phenomena in which a heavy nucleus, the phenomena in which a heavy nucleus A is greater than 230, when excited, splits into two smaller nuclei of nearly comparable masses is called nuclear fission। तो इसमें क्या होता है, द फिनोमिना इन विच अ हैवी न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा है। तो एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा का मतलब क्या है कि एटॉमिक मास ग्रेटर देन 230। ठीक है। अब ये 230 से ज़्यादा एटॉमिक मास वाले कुछ ही गिनती के एलिमेंट्स हैं जो पूरी दुनिया में गिनती के एलिमेंट्स हैं, जैसे क्रिप्टन हो गया, जैसे यूरेनियम हो गया। तो इसीलिए क्रिप्टन और यूरेनियम के ऊपर बड़े बड़े देशों में फाइट भी होती है। ठीक है ना। तो क्रिप्टन रिजर्व जिसके पास जितना है वो उतना ही मतलब रिच कंट्री माना जाता है, जिसके पास जितना यूरेनियम रिजर्व है वो उतना ही रिच कंट्री माना जाता है। तो
क्योंकि उसकी हेल्प से आप एक न्यूक्लियर वेपन तैयार कर सकते हो और न्यूक्लियर वेपन की हेल्प से आप बड़े गुंडे बन सकते हो, धमका सकते हो, ठीक है ना। मुझसे बड़ा गुंडा कौन, जैसे अमेरिका ज़्यादा दादागिरी दिखाता है, ठीक है। पाकिस्तान भी फालतू बोलता है कई बार, उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है, वो चाइना ने दे दिया था उसको। उसके बारे में वो न्यूज़ भी देखी होंगी कि जब वो चलाएगा तो पता चला उल्टा ही फट जाएगा उन्हीं के कंट्री में, तो वो छोड़िएगा। इट वॉज फाउंड दैट व्हेन यूरेनियम इज बम्बार्डेड बाई स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। अच्छा, इसको बम्बार्डमेंट कैसे करा जाता है कि उस पर ना एलिमेंट पर एक न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवाया जाता है, स्लो मूविंग, धीरे 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 न्यूट्रॉन आएगा और वो न्यूट्रॉन आकर उसको स्ट्राइक करेगा, तो न्यूट्रॉन ही उसको वो एक्साइटेशन एनर्जी देता है जिससे न्यूक्लियस जो है वो टूट सकता है। So it was found that when uranium is bombarded by slow-moving neutrons, 92U235, ये समझिए ये क्या है, 92U235, तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92, यूरेनियम का एटॉमिक मास 235, तो 230 से ज़्यादा हो गया एटॉमिक मास। तो the phenomena in which a heavy nucleus, अच्छा ठीक, it was found that when uranium is bombarded by slow-moving neutrons, a 92U235 nucleus gets excited by capturing a slow-moving neutron and splits into two nearly equal fragments. तो वो दो equal fragments में split हो जाता है, दो nearly equal fragments में। वो nearly equal fragments का मतलब क्या है, ये दो इस तरीके से splitting होती है कि एक तो बेरियम प्रोड्यूस हो जाता है उसमें से 56 141, और एक प्रोड्यूस होता है क्रिप्टन 36 और 92 अलॉन्ग विद द एमिशन ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स। तो इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन जो हैं वो भी एमिट होते हैं। तो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को रट लेना है आपको, न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन आएगी तो ये रिएक्शन लिखनी है आपको U92 235 प्लस M 0 और 1, समझिए M मतलब न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर तो कुछ नहीं, एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, तो न्यूट्रॉन में प्रोटॉन थोड़ी होंगे, तो इसलिए 0। और जो न्यूट्रॉन होता है वो कंस्टिट्यूट करता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो एटॉमिक मास को कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो एक न्यूट्रॉन का मास 1 हो गया, तो 0 and 1 ये लिख दिया, इज इक्वल टू Ba, बेरियम प्रोड्यूस होगा 56 141 प्लस क्रिप्टन 36 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं 3 0 and 1, और इसके साथ ये है डिस्ट्रक्शन की मेन वजह, ठीक है। बेरियम किसी का क्या बिगाड़ेगा, क्रिप्टन क्या बिगाड़ेगा, न्यूट्रॉन्स क्या बिगाड़ेंगे। प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है कि ये जो रिएक्शन है ये इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि अगेन वही चीज़ कि भाई पूरे के पूरे सिटी, पूरे के पूरे देश तक लावा की तरह पिघल जाते हैं, जैसे जापान में हुआ था, ठीक है। चलिए जी, द क्यू वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन इज अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इसकी क्यू वैल्यू है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, ठीक है। अब आप आइए सर क्यों नहीं वैसे समझ में आया क्या, हीट, क्यू हीट हो गई ना, तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, क्यू तो पता है ना सबको, हीट, वो कैपिटल क्यू मतलब हीट और स्मॉल क्यू मतलब चार्ज। तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, अब न्यूक्लियर चेन रिएक्शन देखिए, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या है यहाँ पर कि ये जो हीट है, आप कहेंगे नहीं बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इतनी हीट प्रोड्यूस हो गई कि सब बर्बाद हो गया, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि क्या होता है ना, न्यूक्लियर फिजन का जो ये रिएक्शन होता है, ये चेन रिएक्शन होता है, ये होता ही चला जाता है, ये रुकता ही नहीं है। तो हीट प्रोड्यूस हुई, फिर और प्रोड्यूस हुई, फिर और प्रोड्यूस हुई, तो 2 2 4 2 8 2 16 मतलब मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो आप पेज नंबर 9 पर आइए, ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है। व्हेन अ सिंगल 92U235 न्यूक्लियस, U इज फॉर यूरेनियम, U यूरेनियम का सिंबल है, 92U235 न्यूक्लियस कैप्चर्स अ न्यूट्रॉन, जब वो एक न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है, its fission produces 2.5 neutrons. These freshly produced neutrons can further cause the fission of more uranium nuclei, producing still more neutrons, which can further cause the fission of a larger number of nuclei, and so on. And such a reaction is called a chain reaction. तो आप ये देखिएगा, ये जो डायग्राम यहाँ पर बना रखा है, इसमें स्टेजेस दिखा रखे हैं, इसमें स्टेजेस ऐसे दिखाई है कि जैसे ये एक यूरेनियम का एक न्यूक्लियस हो गया, तो इसको लिखा है यहाँ पर U235,
ये डायग्राम जरूर बना देना न्यूक्लियर फिजन अगर पूछा जाए तो। U-235, तो इसमें से एक तरफ तो निकला बेरियम, (141), एक तरफ निकला क्रिप्टन, 92, Ln मतलब होता है लॉस्ट न्यूट्रॉन, लॉस्ट न्यूट्रॉन। तो ये लगातार, मैं पूरा बनाकर नहीं दिखा रहा हूँ, ये नोट्स में आपको दे रखा है, ये लगातार आपका इस तरीके से चेन रिएक्शन चलता चला जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस पर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर न्यूक्लियस फूटते जाएंगे, फूटते जाएंगे, फूटते जाएंगे, और हीट हर एक न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में हीट जनरेट होगी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 10⁻⁶ हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने आप में ठीक ठाक वैल्यू होती है, और 10⁻⁶ तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती चली जाती है। उसको दो तरीके के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है कंट्रोल्ड और एक होता है अनकंट्रोल्ड। तो जो कंट्रोल्ड वाला है, अब सवाल ये होता है कि भाई क्या ये मतलब डिस्ट्रक्शन ही प्रोड्यूस करता है हमेशा, क्या खतरनाक ही होता है? हम ये कहेंगे नहीं, डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस नहीं करता, कंट्रोल्ड रिएक्शंस भी होते हैं। तो जो कंट्रोल्ड रिएक्शंस हैं, वो कंट्रोल्ड रिएक्शन ऐसे होते हैं कि भाई जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होती है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है। आपने सुना होगा कि 2000 आई थिंक 15 या 16 की बात है, तो 2014 में जब 15 या 16 में पूरे पेपर की बड़ी बड़ी हेडलाइन आई थी कि ऑस्ट्रेलिया ने हमारे देश को यूरेनियम गिफ्ट में दिया है, ठीक है। तो ये पेपर में आया था, और उसके लगभग 2 या 2.5 साल में ही इतना इम्प्रूवमेंट हुआ था हमारे कंट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कि अब गाँव-गाँव में भी बिजली जाती नहीं है। तो ये रिएक्शन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट इतनी सी है कि आपने एक जरा सा मतलब एक टेस्ट ट्यूब भर यूरेनियम, ठीक है, या एक चम्मच भर यूरेनियम, तो वो यूरेनियम ही कई कई साल तक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो कंप्लीट कर सकता है। तो इतने पावरफुल ये होता है। तो कुछ बिजनेस डील हुई, कुछ हुआ होगा, जो भी ऐसी तो कोई गिफ्ट में देगा नहीं, तो गिफ्ट में दिया हम लोगों को यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छा खासा यूरेनियम रिजर्व है, ठीक है। तो कभी सुना है कि फलानी कंट्री ने ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर दिया, है ना? ऑस्ट्रेलिया शांत रहता है, मतलब आपस में वहाँ कुछ भी होता रहे, लेकिन कभी कोई कंट्री उससे पंगा नहीं लेता। उसका रीज़न यही है कि उसके पास यूरेनियम रिजर्व है, कभी भी किसी को भी इलाज कर सकता है वो। सर उसके बॉर्डर भी तो किसी से नहीं लग रहे तो? हाँ, बॉर्डर भी नहीं लग रहे, लेकिन तो हम ये कहेंगे कि ऐसे और भी कंट्रीज़ हैं जिनके बॉर्डर नहीं लग रहे। अगर मान लीजिए उसके पास यूरेनियम रिजर्व ना होता, तो ये भी सोचा जा सकता था, कोई भी कंट्री ये सोच सकता था कि बॉर्डर नहीं लग रहा, चलो कैप्चर ही कर लो इसको। फॉर एग्जांपल, चाइना का बॉर्डर भी तो नहीं लग रहा श्रीलंका के साथ, लेकिन श्रीलंका को ख़त्म तो कर दिया चाइना ने, ठीक है ना। उसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी दूसरी रही कि भाई इसको इतना पैसा दे दो, लोन इतना दे दो कि वो चुका ही ना पाए, सब कुछ मॉर्गेज करना पड़ जाए। खैर चलिए, छोड़िए उसको। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन पर आते हैं भाई, जो डिस्ट्रक्टिव है। सुनिए फटाफट, इसकी भी कहानी सी है ऐसे। हाँ। सर एक बार ये बॉम्ब स्टार्ट हो जाए और न्यूक्लियर फिजन होता चला जाए, हाँ, फिर उस तक कैसे होता है? ये तो वो रुकना ही नहीं चाहिए जब 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 न्यूक्लियस जितने भी हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, कि भाई न्यूक्लियस कुछ तो होंगे ना, न्यूक्लियस जैसे स्प्लिट हुआ, तो स्प्लिट होकर 2 छोटे छोटे न्यूक्लियर में डिवाइड हो गया। तो जब वो धीरे 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 खत्म होते चले जाएंगे कि न्यूक्लियस अब खत्म ही हो गए, इतने छोटे डिवाइड हो गए कि इतने छोटे डिवाइड हो गए, तो तब वो हमारा टूट जाए। मतलब इसमें क्या है कि जिसका मास ज़्यादा है, हम ये नहीं कह सकते कि ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, इसे फोड़ दो। अरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन ही है ही नहीं, न्यूट्रॉन उसके अंदर, तो फोड़ कर फायदा क्या होगा? एक प्रोटॉन है उसके अंदर, एक उसका एटॉमिक नंबर है। तो इसलिए ये बोला गया कि आपको एटॉमिक मास जिसका 230 से ज़्यादा हो, ऐसा वाला आपको कोई एलिमेंट पकड़ना है, तो वो यूरेनियम है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये भी नहीं कहा जा सकता कि फ्यूचर में और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं आएगा, ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल जो लास्ट में उसके जो ग्रुप्स हैं, वो लास्ट में डॉट 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 बना हुआ है उस पर। इसका मतलब क्या है कि वो छोड़ रखे हैं, एम्प्टी वैकेंट स्पेसेस छोड़ रखे हैं। हो सकता है फ्यूचर में कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हो जाए, ठीक है। एक बार वनडे में अराउंड कितना बड़ा ब्लास्ट होता होगा? ये तो पता नहीं, जापान की हिस्ट्री को ये तो पता नहीं होगा। ये वो देख लो कौन सी फिल्म थी, वो परमाणु, उसमें दिखाया था ना, वो रेगिस्तान में जाकर वो करते हैं और बिल्कुल अंदर उसके ज़मीन के अंदर करते हैं, वो ज़मीन इतनी ज़्यादा वाइब्रेट होती है, सारे उड़ जाते हैं पूरी तरह से। फिर उसका मतलब इफेक्ट उसका दिखाया नहीं था, बस ये दिखाया था कि वो सारे उड़ गए, उनका जो छत वत थी वो भी सब उड़ गई सब, और कितनी दूर करा था उन्होंने वो ब्लास्ट।
है. If a chain reaction is started in a fissionable material having mass greater than certain critical mass, then the reaction will accelerate at such a rapid rate that the whole material will explode within a microsecond. कि पूरा material एक microsecond में explode कर जाएगा, liberating a huge amount of energy. Such a chain reaction is called uncontrollable chain reaction. It forms, page number 10 पर आ जाइए, the underlying principle of the atomic bombs. ठीक है, it forms the underlying principle of the atomic bombs. ठीक है, तो ये तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो गया कि उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन विद इन अ माइक्रो सेकेंड हो जाता है और बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी लिबरेट होती है. और ज़्यादा इसमें कुछ डिटेल में हमें करने की ज़रूरत नहीं है, जितना है सिलेबस में उतना मेंशन कर दिया है. अगला देखिएगा, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन. द चेन रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड एंड मेंटेन्ड स्टडी बाई एब्जॉर्बिंग अ सुटेबल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स at each stage of the reaction, so that on an average one neutron remains available for exciting further fission. Such a reaction is called controlled chain reaction. इसका मतलब क्या है कि on an average ना एक ही न्यूट्रॉन मिलेगा. ये नहीं कि पहली बारी तो आपने एक न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराया, एक न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराने के बाद में आपके 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो गए. अब वो 3 न्यूट्रॉन जो है वो फर्दर न्यूक्लियस को बम्बार्डमेंट करेंगे, उससे टकराएंगे जाके और रिएक्शन बढ़ेगा. फिर वो जो 3 है, जब उन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9 हो गए. फिर वो 9 न्यूट्रॉन्स टकराएंगे न्यूक्लियस के साथ में, तो वो तो बढ़ता ही जाएगा, वो पता नहीं कब रुकेगा जाकर. तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में ये ध्यान रखा जाता है कि हर स्टेज पर एक ही न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो, सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन. तो एक ही न्यूट्रॉन अगर प्रोड्यूस होगा तो वो ना रिएक्शन ऐसे फैलेगा नहीं, रिएक्शन ऐसे फैलेगा नहीं. एक कांस्टेंट हीट है, वही कांस्टेंट हीट जनरेट होती जाएगी. न्यूक्लियस टूटा, टूटने के बाद एक न्यूट्रॉन जनरेट हुआ, वो फिर न्यूक्लियस से टकराया, फिर टूटा, फिर एक न्यूट्रॉन जनरेट हुआ, फिर वो उससे टकराया. तो सिर्फ एक न्यूट्रॉन ही प्रोड्यूस हो तो उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन. अब जो ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं. ये न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम है, यहाँ पर देखिएगा. इट इज़ अ डिवाइस इन विच अ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इज इनिशिएटेड, मेंटेन्ड एंड कंट्रोल्ड. इसमें न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इनिशिएट करा जाता है, मेंटेन करा जाता है और कंट्रोल करा जाता है इसी डिवाइस में, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर. और ये न्यूक्लियर रिएक्टर ही न्यूक्लियर पावर प्लांट पर, जो इधर नोएडा के पास में जगह का नाम बोल रहा हूँ, वहाँ पर है कौन सी, दादरी, नोएडा के पास है दादरी. तो वहाँ पर हमारा जो पावर प्लांट है ना वो थर्मल नहीं है, न्यूक्लियर वाला ही है. ठीक है, तो वहाँ कंट्रोल करा जाता है रिएक्शन. थर्मल पावर प्लांट जानते हैं क्या होता है, जहाँ कोयले की हेल्प से करा जाता है. ये हमारा न्यूक्लियर वाला है. तो इट इज़ अ डिवाइस इन विच अ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इज इनिशिएटेड, मेंटेन्ड एंड कंट्रोल्ड. तो यहाँ पर क्या है कि एक आपको इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है, बनाकर दिखाने की जरूरत तो नहीं है. डायग्राम ये लर्न करना होगा सीधा सीधा. तो एक बॉक्स बना लेंगे, इसके अंदर यूरेनियम की रॉड्स होगी, इसको फिजन चैम्बर बोल रहे हैं. फिजन चैम्बर का मतलब क्या है कि वो जो रिएक्शन होगा वो इसके अंदर ही होगा. तो जो न्यूक्लियस का फूटना फाटना जो भी है वो सब इसके अंदर होगा, बाहर नहीं निकलने वाला. ठीक है, तो इसको बोल देते हैं फिजन चैम्बर. इसके अंदर कंट्रोल रॉड्स हैं. कंट्रोल रॉड्स का मतलब ये है कि अगर बाई चांस रिएक्शन में एक से ज़्यादा न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे तो उसको ये कंट्रोल रॉड्स एब्जॉर्ब कर देंगे अपने अंदर, मतलब वो एक ही न्यूट्रॉन छोड़ेंगे आगे रिएक्शन होने के लिए. फिर कूलेंट भी लगा हुआ है साथ में. तो कूलेंट इस वजह से प्रोवाइड कराया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कुछ ऐसा बिगड़ जाए कि भाई इतना ज़्यादा हीट जनरेट हो जाए कि वो जो फिजन चैम्बर है वो भी उसको कंट्रोल ना कर पाए. तो कूलेंट भी लगा रखा है. फिर पंप लगा रखा है उसको मॉडरेट करने के लिए. और फिर यहाँ से स्टीम जनरेट होगी. और जब भी कभी स्टीम जनरेट होती है तो हम किसी भी इंजन की बात करें, चाहे वो आपके स्कूटर का इंजन क्यों ना हो, वो भी स्टीम से ही चलता है. उसमें स्टीम कैसे प्रोड्यूस होती है, पेट्रोल के बर्न होने से. ठीक है ना. तो वो जो स्टीम है वो स्टीम में इतनी ताकत होती है कि अगर आपने कोई एक कंटेनर रखा हुआ है, कंटेनर में पानी उबल रहा है, उसके ऊपर आपने प्लेट ढक दी तो प्लेट में डब 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 ऐसे आवाज़ आने लगती है उसमें एक लिमिट के बाद, जब स्टीम जनरेट होने लगती है अच्छी खासी. तो इसका मतलब क्या है कि वो इतनी पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर डेवलप हो जाती है कि वो एक स्टेबल प्लेट को मूव कर सकती है. तो स्टीम जो है फिर वो क्या करेगी, टरबाइन. टरबाइन का मतलब क्या है कि जैसे कि ये फ़ैन है, ये फ़ैन ऐसे हॉरिजॉन्टली फिक्स्ड है, इसको ऐसे उतार कर वर्टिकली कर लीजिए और इसके जो ये ब्लेड्स ऐसे सीधे हैं इनको ऐसे कर लो. तो जब स्टीम इस पर टकराएगी तो ये ब्लेड मूव करेगा. ठीक है, फिर ये हल्का सा मूव करेगा, फिर दूसरा ब्लेड सामने आ जाएगा, स्टीम उसको पुश करेगी, फिर तीसरा ब्लेड सामने आ जाएगा, स्टीम उसको पुश करेगी. तो वो ऐसे 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 घूमना शुरू करेगी. और जब वो घूमेगा
तो हमको रोटेटिंग कम्यूटेटर जैसे ही मिला तो जनरेटर प्रोड्यूस हो गया, मतलब जनरेटर बन गया वो तो, ठीक है ना। तो वहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी शुरू हुई। तो इतना बड़ा जनरेटर जो बड़े से बड़े शहरों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते, पूरे पूरे देश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते, तो वो हमारा होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। अब इसमें इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो देखिएगा। द की कंपोनेंट्स ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर आर फर्स्ट है न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल सबको पता है, यूरेनियम, ठीक है। तो इट इज़ अ मटीरियल दैट कैन बी यूज्ड, पेज नंबर 11 पर आ रहा हूँ आपको। It is a material that can be used in nuclear fission to derive nuclear energy. The common fuels used in nuclear reactor are uranium-233, uranium-235 and uranium-239, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इनके ना अलग अलग एटॉमिक मासेस अवेलेबल हैं, जैसे हमको नीचे में मिलता है। अगला देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर कोर। इट इज़ द पोर्शन ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर कंटेनिंग द न्यूक्लियर फ्यूल कंपोनेंट्स वेयर द न्यूक्लियर रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो न्यूक्लियर रिएक्टर कोर का मतलब क्या है कि जहाँ पर वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है एक्चुअली, तो उसको न्यूक्लियर रिएक्टर कोर बोलते हैं। मतलब हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर के कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर ये कहें कि हम किसी कार के इंजन के पार्ट्स पढ़ रहे हैं, एक तरह से वो समझ लीजिए आप कि भाई उसके अंदर पिस्टन होगा, उसके अंदर कूलेंट बॉक्स होगा, उसके अंदर आपका जो ब्रेक असेंबली है वो होगी, उसके अंदर स्टीयरिंग असेंबली होगी। तो ये उसके सारे इंजन के पार्ट्स हो गए। तो इसी तरह से ये न्यूक्लियर रिएक्टर के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो थर्ड है मॉडरेटर। मॉडरेटर का मतलब क्या है कि मॉडरेट जो कर दे, जो किसी भी चीज़ को ना स्लो डाउन कर दे। तो रिएक्शन इतना फास्ट नहीं होना चाहिए कि वो कंट्रोल से बाहर निकल जाए। तो इट इज़ अ मीडियम टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फिजन। हैवी वाटर, ग्रेफाइट, ड्यूटेरियम, पैराफिन्स एटसेट्रा एक्ट्स एज मॉडरेटर। हैवी वाटर आप समझ ही रहे हैं, जिसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी TDS वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो वो यूज़ करा जाता है। ग्रेफाइट यूज़ करा जाता है रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए। ड्यूटेरियम जानते हैं क्या होता है? ड्यूटेरियम बताओ। हाइड्रोजन का वो वाला आइसोटोप जिसका मास जो है वो 2 होता है, ठीक है, वो वाला। फिर उसके बाद फोर्थ आता है कंट्रोल रॉड्स। इट इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स टू कंट्रोल द रेट ऑफ फिजन ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, ठीक। अच्छा, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम क्या बोल रहे हैं? ये प्लूटोनियम जो है ना, हाँ, जिसका एटॉमिक मास 239 होता है, उसको PU यानी कि प्लूटोनियम बोल देते हैं। So it is used in nuclear reactors to control the rate of fission of uranium and plutonium. These are made of chemical elements capable of absorbing many neutrons without fissioning themselves, such as silver, indium, boron and cadmium. तो ये जो एलिमेंट्स हैं, सिल्वर हो गया, इंडियम हो गया, बोरोन हो गया, कैडमियम हो गया, बड़े काम के एलिमेंट्स हैं। ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ है कूलेंट। कूलेंट वही जो इंजनों में डलता है, गाड़ियों में डलता है, वही। तो इट इज़ अ लिक्विड यूज टू रिमूव हीट फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर कोर एंड ट्रांसफर इट टू इलेक्ट्रिकल जनरेटर एंड एनवायरनमेंट। ऑर्डिनरी वाटर अंडर हाई प्रेशर कैन बी यूज्ड एज कूलेंट। ऑर्डिनरी वाटर अगर है अंडर हाई प्रेशर, उसको कूलेंट की तरह यूज़ करा जाता है, ठीक है। सबको पता ही है ना, नॉर्मल कूलेंट ही है, वही वाला कूलेंट है जो गाड़ियों में यूज़ होता है। और गाड़ियों में भी ऐसा आपने देखा होगा कई बार, अगर गाड़ी हीटअप कर रही है, हम किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ कोई मैकेनिक वगैरह नहीं है, तो वहाँ पर भी जो पानी पीने की बोतल रखी रहती है वो डालकर काम चल जाता है, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद देखिएगा शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब होता है इंसुलेशन, ठीक है, कि एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से उसको बचा कर रखना। तो इट इज़ द प्रोटेक्टिव कवरिंग मेड ऑफ कंक्रीट वॉल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस। तो शील्डिंग करी जाती है कि भाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से थोड़ा सा आइसोलेट होकर रहे वो, ताकि किसी भी तरीके की हार्मफुल रेडिएशंस ना हो, ठीक। ये तो हुआ जी न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन के बाद अगला देखिए न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न में है द प्रोसेस इन विच 2 लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर टू फॉर्म अ सिंगल हैवियर न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर तो एक हैवी न्यूक्लियस को बम्बार्ड करा जाता है, यानी कि तोड़ा जाता है छोटे छोटे न्यूक्लियाई में। और यहाँ पर क्या है कि छोटे जो हल्के न्यूक्लियस हैं उनको ज्वाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस तैयार करा जाता है। मतलब ये फिजन का उल्टा हो गया, वो हो गया तोड़ना, ये हो गया जोड़ना। एग्जाम्पल, 2 प्रोटॉन्स कंबाइन टू फॉर्म अ ड्यूट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन विद रिलीज ऑफ 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। तो हमने क्या करा, इन्होंने कहा 2 प्रोटॉन्स, हमने 2 प्रोटॉन्स ज्वाइन करने हैं,
तो 2 प्रोटॉन क्या हो गए 1h1, ठीक है भाई। हाइड्रोजन में एक ही तो होता है एटॉमिक नंबर उसका, तो इसका मतलब एक प्रोटॉन है बस उसके अंदर, और कुछ है ही नहीं। तो 1h1 प्लस 1h1 इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या बन गया 1h2, ठीक। 1h2 बना तो 1h2 प्लस साथ में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों के एटॉमिक नंबर ऐड हो रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो E प्लस लिखा हुआ है, साथ में न्यू लिखा हुआ है। न्यू का मतलब क्या है कि कुछ फ्रीक्वेंसी उसकी वो भी एमिट हो रही है, और साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया। सिमिलरली टू ड्यूट्रॉन्स, तो ये जो 1h2 है इसको ड्यूटेरॉन बोल देते हैं। अगर 2 ड्यूट्रॉन को ऐड करते हैं तो फिर एक ट्राइटॉन बन जाता है, ठीक है, जिसके आइसोटोप का नाम ट्रिटियम, याद होगा ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम वो था। तो सिमिलरली टू ड्यूट्रॉन्स कंबाइन आइदर टू फॉर्म द लाइट आइसोटोप ऑफ हीलियम एंड अ न्यूट्रॉन और अ ट्राइटॉन एंड अ प्रोटॉन, तो ये सब कुछ बन सकता है। 1h2 प्लस 1h2 गिव्स 2He3 प्लस एक न्यूट्रॉन प्लस 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1h2 प्लस 1h2 कंबाइन करके 1h3 और 1h1 भी बना सकता है। तो ये आपको जो ये 3 रिएक्शंस है ना, ये 3 रिएक्शन आप न्यूक्लियर फ्यूजन में याद रख लेना, ये आपको लिख कर आनी ही होंगी, ठीक है। फिजन और फ्यूजन में से कोई एक चीज़ जरूर पूछी जाती है, या न्यूक्लियर रिएक्टर पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखिएगा नेसेसरी कंडीशंस फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन, और न्यूक्लियर फ्यूजन की कुछ नेसेसरी कंडीशंस वो देखते हैं। The fusion reactions take place under the conditions of extreme temperature and density due to the following reasons. तो जो फ्यूजन रिएक्शन है उसमें एक तो मेरे को एक्सट्रीम टेम्परेचर चाहिए होता है और डेंसिटी भी बहुत हाई चाहिए होती है। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर और डेंसिटी जो हमें चाहिए होती है उसके रीजंस क्या हैं। पहला देखिए हाई टेम्परेचर। न्यूक्लियर फ्यूजन करवाने के लिए मुझे हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। The high temperature is necessary for the light nuclei to have sufficient kinetic energy so that they can overcome their mutual Coulombic repulsions and come closer than the range of, ये then लिखा हुआ है THAN, then अपनी राइटिंग समझ में नहीं आ रही, and come closer than the range of nuclear force. That is why a fusion reaction is also called a thermonuclear reaction. फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि भाई उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई इस वजह से रखते हैं ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो न्यूक्लियस जो है ना वो क्लोज आ जाएंगे, काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे। तो 2 न्यूक्लियस जब नज़दीक आ जाएंगे एनर्जी बढ़ने की वजह से तो जुड़कर एक बड़ा न्यूक्लियस बना देंगे। तो पहली चीज़ तो ये हो गई हाई टेम्परेचर क्यों चाहिए होता है। दूसरा है हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी और प्रेशर इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई एंड हेंस इंक्रीजेज द रेट ऑफ फ्यूजन। तो हाई डेंसिटी और प्रेशर, हाई डेंसिटी बोल दो या प्रेशर बोल दो, ये इस वजह से बोला गया क्योंकि हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू H ρg होता है। हाई डेंसिटी बोल देंगे तो हाई प्रेशर अपने आप ही हो जाएगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो P इज इक्वल टू H ρg। तो हाई डेंसिटी हो या हाई प्रेशर हो तो उससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी कोलिजन की, टकराने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। बार बार वो टकराता रहेगा। तो जब बार बार टकराएगा तो कभी ना कभी तो जुड़ेगा, है ना। तो रेट ऑफ फ्यूज़न यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूज़न, जुड़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये तो 2 ही कंडीशन है बस। उसके बाद देखिए भाई ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न। इसमें ना डिफरेंस बहुत पूछा जाता है। तो देखिएगा न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। पहला है हियर अ हैवी न्यूक्लियस व्हेन एक्साइटेड गेट्स स्प्लिट अप इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई ऑफ नियरली कंपेरेबल मासेस। यहाँ पर एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो टूट जाता है 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, ठीक। तो न्यूक्लियर फ्यूजन का पहला पॉइंट है हियर 2 लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस। यहाँ 2 लाइटर न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज टुगेदर यानी कि कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस। दूसरा है द कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर आर नॉट नेसेसरी फॉर इट्स अकरेंस, इट कैन बी कैरिड ऑन अर्थ। न्यूक्लियर फिजन जो है, न्यूक्लियर फिजन के लिए हमको हाई टेम्परेचर और हाई डेंसिटी की कंडीशंस की ज़रूरत नहीं होती, न्यूक्लियर फ्यूजन में होती है। अभी हमने देखा 2 कंडीशन है, ठीक। तो द कंडीशंस ऑफ एक्सट्रीमली हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर आर नेसेसरी फॉर इट्स अकरेंस।
सो इट कैन नॉट बी इजीली कैरिड आउट इन अ लेबोरेटरी। तो इसको लेबोरेटरी में बड़ी आसानी से कैरी नहीं करा जा सकता, मुश्किल होता है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिएगा थर्ड जो पॉइंट है वो है न्यूट्रॉन्स आर द लिंक पार्टिकल्स ऑफ दिस प्रोसेस। जो न्यूट्रॉन्स हैं वो इसके लिंक पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियर फिजन के। न्यूट्रॉन्स हमको चाहिए ही चाहिए, तभी न्यूक्लियर फिजन होगा। उसके बाद देखिएगा न्यूक्लियर फ्यूजन में प्रोटॉन्स आर द लिंक पार्टिकल्स ऑफ दिस प्रोसेस। तो इसमें प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन्स हमने देखा ना 1h1 प्लस 1h1 करा, तो 1h1 क्या है, प्रोटॉन ही तो है। और जब एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन से जोड़ेंगे तो हमारे न्यूट्रॉन्स भी जुड़ते चले जाएंगे, न्यूक्लियस भी जुड़ जाएंगे। तो आप ये देखिएगा कि उसमें न्यूट्रॉन्स चाहिए होते हैं, यहाँ पर प्रोटॉन्स चाहिए होते हैं। फोर्थ देखिए, इट इज़ अ क्विक प्रोसेस। न्यूक्लियर फिजन हमने देखा था कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई रेट ऑफ बम्बार्डमेंट हो जाती है 1 माइक्रोसेकंड में, ठीक है। और इसमें इट अकर्स इन सेवरल स्टेप्स, देयर इज सफिशिएंट टाइम गैप बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेप्स। तो धीरे 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 होता है, बहुत स्टेप्स में होता है, तो बहुत टाइम गैप होता है इनिशियल और फाइनल स्टेप के बीच में। फिर फिफ्थ है, हियर द एनर्जी अवेलेबल पर न्यूक्लियॉन इज स्मॉल अबाउट 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ एनर्जी बहुत कम होती है। और इसमें देखिए, हियर द एनर्जी अवेलेबल पर न्यूक्लियॉन इज लार्ज अबाउट 6.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें जो एनर्जी है वो एनर्जी बहुत लार्ज होती है, इसमें फ्यूज़न में। उसके बाद देखिएगा सिक्स्थ है, द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ यूनिट मास ऑफ अ फिजनेबल मटेरियल इज स्मॉलर देन दैट ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ फ्यूजन। तो एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ यूनिट मास ऑफ अ फिजनेबल मटेरियल इज स्मॉलर देन दैट ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ फ्यूजन। तो इसमें जो एनर्जी है वो फ्यूज़न के कंपैरिजन में कम होती है, जो एनर्जी ऑब्टेन होती है। और इसमें जो एनर्जी ऑब्टेन है वो काफ़ी ज़्यादा होती है फ्यूज़न में। फिर फ्यूजन में देखें, इट प्रोड्यूसेस वेरी हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेस्ट। और फ्यूजन में द प्रोडक्ट्स ऑफ फ्यूजन आर हार्मलेस। फिर एट्थ है, द स्टॉक ऑफ फिजनेबल फ्यूल इज लिमिटेड और द फ्यूल रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन इज अवेलेबल इन प्लेंटी, ठीक है। तो भैया ये वाला चैप्टर आपका न्यूक्लियर वाला कंप्लीट है। ये चैप्टर 11, 12, 13 तो हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद करना होगा सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर। नोट्स मैंने तीनों चैप्टर्स के आपको भेज दिए हैं, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर वाला जो है वो थोड़ा सा समझने वाला कंसेप्चुअल चैप्टर है, वो देखते हैं। 1 मिनट वेट करिए बस।